हेमा एक गरीब विधवा औरत थी और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। वो घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर उसने अपनी बेटी ममता की शादी पंकज नाम के लड़के से करा दी थी। पंकज को ममता पसंद थी, इसलिए ममता की सास सुमन को ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा, पर वो ममता को पसंद नहीं करती थी। एक दिन ममता अपने घर हेमा से मिलने आई। माँ, तुम अकेली रह जाती हो यहाँ पर, मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हें घरों में काम करना पड़ता है। नहीं बेटा, यही मेरी जीवन है और बेटी के घर का तो पानी पीना भी हम लोगों के लिए पाप होता है। हम तुम्हारे यहाँ कैसे रह सकते हैं भला? ये सब पुरानी बातें हैं माँ, आजकल बेटा बेटी दोनों बराबर है। अब मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ और तुम्हारी बेटी भी। चलो घर चलो। सच कहूँ बेटा तो वहाँ पर तुम्हारी खड़ूस सास तुम्ही को चैन नहीं लेने देती, तो मैं अगर चली गई तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मेरी सास मेरी बहुत परवाह करती है। बेटा, मैंने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए हैं। इंसान को देखकर ही मैं भांप सकती हूँ कि वो इंसान कैसा है। बस तुम्हारी शादी पंकज से इसलिए करा दी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। माँ, अब तो मुझे वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना है। अब तो पंकज ही मेरे सब कुछ है। चलो अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ममता जैसे ही खड़ी होती है तो हेमा उसे रोक लेती है। ससुराल जा रही है तो खाली हाथ जाओगी भला? रुको, मैं देखती हूँ, अगर रसोई में कुछ रखा हो तो ले जाओ। माँ, आपकी 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से होती है, आप ये सब रहने दीजिए, नहीं तो 1 वक्त का खाना आपका कम पड़ जाएगा। नहीं बेटी, बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजा जाता, ये अच्छा शगुन नहीं होता। हेमा रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ पर एक कटोरी दही रखा होता है जो उसकी मालकिन ने दिया था, और ड्रम में थोड़ा सा आटा रखा था। वो दही को आटे में मिलाकर उसके 4 लड्डू बना देती है और ममता को देते हुए कहती है, बेटा, मेरे पास कुछ और तो नहीं है, बस ये दही लड्डू है, इन्हें खा लेना और अपनी सास को भी जरूर खिला देना। दही लड्डू? ये भला कैसे लड्डू है? मैंने तो आज तक कभी नहीं खाए। जो कुछ था घर में उसी से लड्डू बना दिए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माँ, मैं घर जाकर इसको जरूर खाऊंगी और अपनी सासू माँ को भी जरूर खिलाऊंगी। ममता उन 4 लड्डुओं को लेकर अपनी ससुराल पहुँचती है, जहाँ पर सुमन व्हील चेयर पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गई? बाजार से सब्जी लेने गई थी या फिर सब्जी उगाने गई थी? माँ जी, पास में माँ का घर था तो माँ का हालचाल पूछने वहाँ चली गई थी। यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं तेरा और देवी घूमने निकल गई। माँ ने दही लड्डू आपको देने के लिए कहा है। दही लड्डू? लोग अपनी बेटियों को बेसन की बूंदी के मेवे के लड्डू देते हैं और तेरी माँ ने तुझे दही लड्डू दिए हैं। इन लड्डुओं को तू ही खा, मुझे नहीं खाना। जा ले जा इन्हें यहाँ से और जल्दी से काम करना शुरू कर, बहुत काम पड़ा है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? तेरी बहू लड्डू लेकर आई है, वो भी दही लड्डू। ये भला कोई खाने की चीज होती है? आप अपने आप को क्यों परेशान करती हो? कोई बात नहीं, वो लेकर आई है तो वो खा लेगी। आप छोटी छोटी बातों पे आपस में झगड़ती क्यों रहती हो? यानी कि मैं लड़ाई करती हूँ तेरी बहू से? माँ चलो, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ, आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ममता अपना सा मुंह लेकर उन 4 लड्डुओं को डिब्बे में रखकर अपने काम में लग जाती है। वो डिब्बा सिल पर ही रखा छोड़ देती है और रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुमन को अचानक से भूख लगती है और वो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर रसोई की तरफ जाने लगती है। न जाने आज क्यों भूख लगने लगी मुझे। रसोई में जाकर देखती हूँ, कुछ खाने के लिए बचा हो तो खा लूं। वैसे भी बेटे बहू सो रहे हैं, उन्हें इतनी रात गए उठाना अच्छा नहीं है। मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो खा लूंगी। सुमन पूरी रसोई में देखती है पर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर सिल पर रखे हुए लड्डू के डिब्बे पर पड़ती है। वो उस ओर चल पड़ती है। दरअसल सुमन एक अपाहिज महिला थी, सिर्फ उसका उल्टा हाथ उठता था, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ हो गई थी और किसी से सही तरीके से बात नहीं करती थी। सुमन ने कोशिश करके वो डिब्बा उठाया और उसमें से लड्डू का थोड़ा सा पीस खाया। लड्डू खाते ही उसे अपने हाथ में झनझनाहट महसूस हुई। अरे ये क्या बवाल है,
इससे तो मेरे हाथ में झंझनाहट महसूस हो रही है। अब मैं ना खा रही इसको, भूखी ही सो जाती हूँ। सुमन अपने कमरे में जाकर सो जाती है और जब सुबह उठती है तो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस करती है। उसको उठते ही दही लड्डू खाने की तलब लगती है। वो आसपास देखती है तो ममता किसी काम में लगी हुई होती है। वो तुरंत उस रसोई में जाती है और उस डिब्बे में से लड्डू खा लेती है। लड्डू खाते ही उसे महसूस होता है कि वो अपने आप खड़े होने लायक हो गई है और फिर वो व्हील चेयर से खड़े होने की कोशिश करती है और गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर पंकज और ममता दोनों दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। माँ जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देती, मैं आपको दे देती। माँ, आप यहाँ तक आई कैसे? आप ठीक तो हैं? चलो मैं आपको बिस्तर पर लेटा देता हूँ। सुमन अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। जैसे ही पंकज ने उसको बिस्तर पर लिटाया तो वो अपने आप खड़ी हो गई और अपने हिलते हुए हाथ से ममता को आशीर्वाद देने लगी। ये देखकर पंकज बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये सब कैसे हुआ। माँ, आप तो ममता से नफरत करती थी और आज उसको इतने लाड दुलार कर रही हो। आखिर माजरा क्या है? और आप बिल्कुल ठीक कैसे हो गई? ये सब सोच सोच के मेरा सिर चकरा रहा है। जो भी बात है मुझे सच सच बताइए। ये सब ममता के लाए हुए लड्डू की वजह से हुआ है। इसकी वजह से मैं आज खड़ी हो पाई हूँ। तुम सब लोगों को लगता है कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ, पर दरअसल बात ये है कि मैं बहू को बहुत प्यार करती थी। पर अगर मैं इसको प्यार दिखाती तो वो अपने आप पर घमंड करने लगती। मैं इसको इसलिए दबाकर रखना चाहती थी। सुमन अपने साथ बीती हुई सारी बात को पंकज और ममता को बताती है और अपनी स्वस्थ होने की बात को भी उनसे साझा करती है। बहू, माँ के लिए यहाँ के दही लड्डू में जादू है जो आज तक कोई डॉक्टर नहीं कर सका। वो तुम्हारी माँ के दिए हुए वही लड्डुओं ने कर दिया। आज देखो, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। ये जादुई लड्डू सच में कमाल के है। आप अपने पैरों पर खड़ी है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सुमन का अब हृदय परिवर्तित हो गया था। वो ममता को लाड़ प्यार से रखने लगी थी। वहीं दूसरी ओर हेमा को भी वो बहुत पसंद करने लगी थी और अपने यहाँ घर पर ही उन्हें रखती थी और बाहर काम करने के लिए नहीं जाने देती थी। अब उस परिवार में सब हंसी खुशी रहने लगे थे। गांव में बाढ़ आई हुई थी। सभी परेशान थे कि आखिर सब लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सब मेरे इस रेत के घर में आ जाइए। आप सभी सुरक्षित रहेंगे। जब तक ये बाढ़ का पानी गांव से निकल नहीं जाता, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। पर हम गांव वाले तो इतने सारे हैं और तुम्हारा घर तो बहुत ही कम लोगों के लिए हो पाएगा। सब इसमें कैसे समा पाएंगे? आप आइए तो सही, सभी लोग इसमें आ जाइए। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। गांव के सभी लोग उस जादुई रेत के घर में एक एक करके आते हैं और वो घर बड़ा होता चला जाता है। जब सब लोग उस घर में आ जाते हैं तो वो उड़कर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। इन लोगों के सुरक्षित रहने की व्यवस्था तो कर दी है। अब इनके लिए पर्याप्त मात्रा में खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसकी फिक्र आप मत कीजिए भैया, मैं सभी के लिए खाना बना दूंगी। प्रकाश और राशि की मदद से सभी लोग बाढ़ से सुरक्षित हो जाते हैं। पानी निकलने के बाद सभी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं, जिससे सभी गांव वाले प्रकाश और राशि की बहुत तारीफ करते हैं। मैं कितना गलत था, पर तुमने कर दिखाया। तुम्हारा सदैव भला हो। प्रकाश और राशि दो भाई बहन थे। प्रकाश अपनी झोपड़ी के आगे चन्ने बेचता था। उसे जो पैसा मिलता उससे वो अपना और अपनी बहन का पेट पालता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। राशि, उठ, दिन निकल आया है। अंगीठी में जल्दी से आग सुलगा दे, चने भुनने हैं। भैया क्या है, अभी तो अंधेरा ही है, थोड़ा सा उजाला होने दो। उजाला आते आते ही तो तू उठेगी। चल उठ जल्दी से। शोर तो ऐसे मचा देते हो जैसे कि तुम्हारे चन्ने कोई घोड़ा खाकर भाग जाएगा। घोड़ा क्या करेगा इन्हें खाकर? इन्हें तो खाकर इंसान ही घोड़ा बन जाता है। सुबह से ही मेरे चने खाकर पूरा दिन बस भागता ही रहता है, कभी अपनी पीठ पर बोझ लेकर तो कभी अपने दिमाग पर बोझ लेकर। बात तो तुम सही कह रहे हो, सभी आजकल किसी न किसी रूप में बोझ लेकर ही घूमते रहते हैं। बातें कम बना,
चल जल्दी से अंगीठी सुलगा दे। प्रकाश और राशि इसी तरह से बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में राशि ने अंगीठी सुलगा दी और प्रकाश ने झोपड़ी के बाहर अपनी चन्नी की दुकान लगा ली। चने ले लो, चने बढ़िया करारे चने, जो एक बार खाए वो बार बार आए। प्रकाश इसी तरह से गाकर चने बेच रहा था। तभी वहाँ शिवा और मयंक नाम के 2 लड़के आकर खड़े हो जाते हैं। अरे मयंक, कभी तूने चने खाए हैं? नहीं नहीं, ये चने कौन खाएगा, गरीबों के खाने लायक है ये तो। नहीं, ये यहाँ के मशहूर चने हैं, प्रकाश बेचता है इसको। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें खास है गरीबी। इसमें जो महक आ रही है वो गरीबी की महक आ रही है। गरीबों से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ, तो गरीबों के चने कहाँ से खा लूंगा। मयंक और शिवा उसके चन्ने से खेलते हुए बातें करते हैं। जब प्रकाश से रहा नहीं जाता तब वो कहता है, शिवा, अगर तुम्हें चने चाहिए तो ले लो, मेरा धंधे का समय है, बेकार में सुबह सुबह समय खोटी मत करो। इन 2 रुपए के चने के बिजनेस को तो ये इतना बड़ा बिजनेस का नाम दे रहा है, जैसे कि इसका कितना समय खराब हो गया। तुम चाहते क्या हो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू अपनी चने की दुकान यहाँ मत लगाया कर। 2 रुपए कमा लेता हूँ तो तेरा क्या जाता है? क्या जाता है? 5 स्टार होटल के सामने तू अपने 2 कौड़ी के चने बेचता है, इसमें मेरा 5 स्टार होटल की शान जाती है। मैं अपनी दुकान यहाँ से नहीं हटाऊंगा। अरे अकड़ तो देखो इसकी, 2 कौड़ी का लड़का आंखें दिखाता है। शिवा और प्रकाश की मुठभेड़ हो जाती है। शिवा और मयंक गुस्से में उसकी चन्ने भूनने वाली अंगीठी को लात मारते हैं। अंगीठी उसकी झोंपड़ी में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उसकी झोंपड़ी में आग लग जाती है। जितने बड़े तुम बनते हो उतनी ही छोटी तुम्हारी सोच है। मेरी सोच को मुझे मत दिखा, तेरे चने तो मैं अपने होटल के आगे बिकने ही नहीं दूंगा। भैया देखो, हमारी झोंपड़ी जल रही है। प्रकाश भागा भागा अपनी झोंपड़ी की तरफ जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी झोंपड़ी को बचा नहीं पाता और सिर पकड़कर बैठ जाता है। अरे ये क्या हो गया? एक ये झोपड़ी हमारा सहारा थी और ये भी राख हो गई। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया अब तो सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है और बारिश बहुत तेज आने वाली है, हम तो भीग ही जाएंगे। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ कुछ जुगाड़ हो जाए। प्रकाश और राशि जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में थक जाने की वजह से वे दोनों बैठ जाते हैं और सोचते सोचते रेत से एक घर बनाते हैं। देखो भैया, कितना अच्छा घर बनाया है हमने। घर तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये सिर्फ एक रेत का घर है, रेत का नहीं। काश हमारे पास ऐसे सुंदर सच्ची का घर होता। इतने में एक आवाज उनकी चेतना को तोड़ देती है। प्रकाश, राशि, मेरी मदद करो। कौन बुला रहा है मुझे? मैं तुम्हारे पीछे खड़ा पेड़ तुम्हें पुकार रहा हूँ। प्रकाश मुड़कर देखता है, वहाँ फलों से लदा एक पेड़ खड़ा होता है जो प्रकाश और राशि को बुला रहा था। इन फलों को तोड़कर मेरी मदद करो, मैं बहुत भारी महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम ये फल तोड़ लोगे तो मैं सीधा खड़ा हो पाऊंगा। प्रकाश उस पर लगे फलों को तोड़कर उसको हल्का कर देता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। हमारा घर जलकर राख हो गया है, हमें घर में रहना चाहते हैं। जो तुमने रेत का घर बनाया है वही तुम्हारा घर बन जाए। प्रकाश और राशि का बनाया हुआ रेत का घर एक बड़े आकार में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश और राशि उस रेत के घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं। इस जंगल से अच्छा तो हम अपने पुराने घर की जगह होते तो कितना अच्छा होता। प्रकाश की ऐसी मन की इच्छा होने पर वो रेत का घर उसी जगह पर उड़कर पहुंच जाता है जहां पर उसकी झोंपड़ी जलकर राख हो गई थी। ये देखकर प्रकाश और राशि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो दोनों उस जादुई रेत के घर से कहीं पर भी जा सकते थे। ये तो जादुई रेत का घर है, बहुत ही अच्छा है। इसे तो हम मनचाही जगह पर पहुंच सकते हैं।
और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। पर हमें पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें इसकी मदद से अपना चने का व्यापार फिर से करना चाहिए और लोगों की मदद भी करनी चाहिए। प्रकाश और राशि उस जादुई रेत के घर की मदद से सबकी मदद करते हैं और सब उनको बहुत चाहने लगते हैं। मदन खाट पर पड़ा करहा रहा था। 2 दिन पहले ही रिक्शा चलाते समय उसके रिक्शे को एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया था। उसके रिक्शे पर बैठी हुई सवारी तो बच गई, परंतु मदन के पैरों में चोट लग गई थी। गरीबी इतनी थी कि इलाज के पैसे भी नहीं थे। पत्नी लीला घर में चूल्हा चौका करती थी। सभी घरों से उधार लेकर मदन की मरहम पट्टी करवा लाई थी। दवा खत्म हो गई थी, इसलिए दर्द के मारे उससे रहा नहीं जा रहा था। तभी लीला आ गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जाकर दर्द वाली गोली ले आती हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। पैसे हैं तेरे पास? आज कहीं शादी वाले घर में बर्तन धोने का काम मिल गया था, 50 रुपए मिल गए थे। अभी दवा ले आती हूँ। लीला दवा लेने गई तो पूरे 20 रुपए की 4 गोलियां मिली। बाकी पैसे से चावल और सब्जियां खरीद ली। घर आकर मदन को दवा देते हुए, लो गोली खाकर सो जाओ, मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। शायद शाम को भी काम मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं कब तक पड़ा रहूंगा। हम रिक्शा बेच दे क्या? ऐसी बात मुंह से निकालना भी मत। तुम 10 दिन बाद ठीक हो जाओगे, तब क्या करोगे? हाँ, ये भी सही है, मगर इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? देखती हूँ, मेरे पास एक अंगूठी है, सोच रही हूँ उसको बेचकर बड़े अस्पताल में दिखा दूं। जितनी जल्दी ठीक होंगे उतनी जल्दी रिक्शा चलाना शुरू करोगे, तब फिर से अंगूठी बनवा देना। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे वही कर। पैरों के साथ साथ दिमाग में चलना बंद हो गया है मेरा। कल की छुट्टी लूंगी, कल ही चल पड़ेंगे। शाम को लीला ने अपनी रही सही मायके की निशानी अंगूठी बेच दी। आंखें नम हो आई, पर मजबूर थी। दूसरे दिन सुबह लीला ने फटाफट घर के सारे काम निपटाए और 7 बजे सरकारी अस्पताल में पहुंचकर लाइन लगा दी। देखो, यहाँ तो 2 रुपए का कार्ड बन जाएगा, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। तुम यही बैठना, मैं जाकर दवा ले आऊंगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ दवाएं लिख दी और दवा डिस्पेंसरी से ले लो, पर इन्हें दवा से अधिक फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो क्या है डॉक्टर साहब? पैरों का रेगुलर व्यायाम करना होगा। 15 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई गहरी चोट नहीं है। दोनों बाहर आए तो चुपचाप बेंच पर बैठ गए। पहले दवा ले आती हूँ, तुम यही आराम करो। जरा जल्दी आ जाना, ऐसी जगहों पर तो वैसे ही जी घबराने लगता है मेरा। लीला लाइन में लग के दवा ले आई। वहीं पता चला कि फिजियोथेरेपी भी यही हो जाएगी, वो भी मुफ्त में। वो बड़ी खुशी खुशी मदन के पास पहुंची तो पैरों का व्यायाम भी यही होता है, चलकर पता कर लेता हूँ। मैं पता करके आई हूँ, चलो आज ही करवा लेते हैं। पर अभी तो बड़ी भूख लगी है, लाई है क्या? नहीं, चलो बाहर इतनी दुकानें हैं, वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। दोनों ने जाकर बाहर ही कुछ खा पी लिया। अब चलो वो भी करवा लेते हैं। क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी। उन दोनों को घर आते आते शाम हो गई थी। आते ही, अच्छा मैं काम पर जाती हूँ, तुम आराम करो, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगी। 5 मिनट सुस्ता लेती। अरे आकर सुस्ता लूंगी। जब लौट कर आई तो सुनो जी, मुझको एक नया काम मिल गया है। कितने काम पकड़ेगी? अरे पूछो कि नहीं, कहाँ काम मिला है? कहाँ? दिव्या ठाकुर फिजियोथेरेपी वाली मैडम है ना, उन्हीं के यहाँ बड़ा सा हॉल है, वही साफ सफाई करनी है। 1-2 दिन करूंगी, फिर तुम्हारी फिजियोथेरेपी की बात वही कर लूंगी। ओह, तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, जब पास ही में मिल गया है तो अस्पताल तक का किराया भाड़ा क्यों लगाए? ठीक है। दूसरे दिन जब वो काम पर गई तो तुम्हारा आदमी क्या करता है? मैडम जी, रिक्शा चलाता था, पर पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया तो घर में ही पड़ा है। डॉक्टर ने क्या कहा? जी यही तो कराने को कहा है, जो आपके यहाँ हो रहा है, फिजियोथेरेपी शायद। ठीक है, आज काम कर लो, शाम को अस्पताल की पर्ची ले आना और अपने आदमी को भी ले आना। जी मैडम जी। लीला ने बड़ी अच्छी तरह से पूरे हॉल की सफाई कर दी। तुझे पता है, इन्हीं मैडम की गाड़ी से मुझे टक्कर लगी थी और ये वहां से भाग गई थी। माफ करना भाई, मैं उस दिन सचमुच बहुत डर गई थी।
दरअसल गाड़ी मेरा बेटा नीरज चला रहा था, बल्कि मैं बाद में उस जगह पर पैदल ही पता करने भी गई थी कि किसी को चोट तो नहीं लगी, पर वहाँ के लोगों ने यही कहा कि किसी को अधिक चोट नहीं आई। मैडम, मैं तो 1 हफ्ते से घर में ही बैठा हूँ और अभी ना जाने कितने दिन बैठना पड़ेगा। दर्द हो रहा है सो अलग। आप लोगों की छोटी सी लापरवाही हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेती है। पत्नी को अपनी अंगूठी बेचनी पड़ी सिर्फ आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लीला भी रुआंसी हो गई। जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हारा पूरा इलाज करने को तैयार हूँ और तुम जब ठीक हो जाओगे तब तुम्हें अपने पति डॉक्टर हर्ष के क्लिनिक पर काम पर रख लेंगे, ताकि तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। अब तुम्हें रिक्शा चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच कह रही है मैडम जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। दूसरे दिन से ही दोनों दिव्या ठाकुर के पास आते जाते थे। मदन फिजियोथेरेपी करवाता और लीला साफ सफाई का काम करती। 1 महीने बाद, मैडम जी, अब तो काफी आराम हो गया है। सोचता हूँ अब धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दूं। अगर तुम्हें लगता कि तुम ठीक से चल फिर सकते हो तो अवश्य अपना काम शुरू कर सकते हो। मैं आज ही डॉक्टर हर्ष से बात करती हूँ। मदन, तुम इस पते पर डॉक्टर साहब के क्लिनिक चले जाओ। मदन डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुँचा। डॉक्टर साहब, मैडम ने आपके पास भेजा है नौकरी के लिए। कितना पढ़े लिखे हो? हुजूर, पढ़ा लिखा होता तो रिक्शा चलाता। ओ, तो क्या काम करते हो? तुम खुद ही बताओ। हुजूर, मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें हमारे क्लिनिक पर एक रजिस्टर लेकर बैठना होगा और हर आने वाले का नाम लिखना होगा। मगर मेरी तरह कोई अनपढ़ व्यक्ति भी तो आ सकता है। हाँ, तो उससे अंगूठे का निशान लगवा लेना। ये लो, कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर जाओ और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। एक बढ़िया सा जूता खरीद लेना। जी साहब। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो लीला भी घर आ गई थी। क्या हुआ, कुछ काम बना? हाँ, उन्होंने कपड़े और जूते खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं। ठीक है। दूसरे दिन जब वो डॉक्टर हर्ष के पास गया तो उनके क्लिनिक के सामने बहुत भीड़ लगी थी और लोग डॉक्टर हर्ष के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या हुआ है यहाँ भाई? किसी रोगी को गलत इंजेक्शन लगा दिया था और वो आईसीयू में है, इसीलिए इनका क्लिनिक सील किया जाता है। मदन चुपचाप वहाँ से घर वापस आ गया। आकर खाट पर लेट गया। जब लीला घर आई तो, क्या हुआ, तुम लौट क्यों आए? कहा जाता है ना कि सफल पदारथ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। मदन ने सारी बात लीला को बताई, पर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तू कहना क्या चाहती है? सोचो, अगर तुम वहाँ काम कर रहे होते तो आज पूछताछ के लिए तुम्हें भी पुलिस पकड़कर ले गई होती और बिना गलती किए ही 8-10 डंडे तो लगा ही देती। दोनों ठठा कर हंस पड़े। चलूं, आज से रिक्शा ही चलाना शुरू करता हूँ। अपने तो फटे पुराने कपड़े ही सही हैं, रख दे ये बढ़िया कपड़े, किसी खास मौके पर काम आएंगे। मदन अपना रिक्शा झाड़ पोंछ कर उस पर बैठ गया और गुनगुनाते हुए निकल गया। माँ, जल्दी देखो कौन आया है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? और तेरे साथ ये कौन है? हाँ, मैंने शादी कर ली है। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कैसी है लड़की, कहाँ की है, इसका खानदान क्या है, गुणवती है या नहीं? मेरा तो एक ही बेटा है और उसने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अरे कम से कम बताया तो तू होता मुझे। कुछ बात ऐसे फंस गई कि मुझे तुरंत ही रीना से शादी करनी पड़ी। ऐसे थोड़ी ना होता है। तेरी शादी के मैंने कितने अरमान सजा रखे थे। मैंने सोचा था कि तू घोड़ी चढ़ेगा, बैंड बाजे के साथ अपनी बहू को लेकर आऊंगी, पर तूने तो बस शादी करके गले में वरमाला डाल के दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा है कि मैंने शादी कर ली। ऐसे थोड़ी ना शादी होती है। अरे किस बात पर बहस हो रही है भैया? तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं। छोटी बात ऐसी है कि बात कैसे भी हो, भाभी लेकर आए हो तो जरा इनका मुंह तो दिखाओ। हमारी इकलौती भाभी आखिर कैसी है? अनीता उत्सुकता से रीना का घूंघट उठाती है तो शीला और अनीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो दोनों उसको देखकर पीछे हट जाती है।
सोनू, ये क्या उठा लाया है तू? तुझे और कोई नहीं मिली? इतनी काली बहू लेकर आया है। इसके बालों और चेहरे का रंग एक सा लग रहा है। हे भगवान, एक तो चुपचाप शादी कर ली और बहू भी लेकर आया तो काली। क्या करूं मैं इस लड़के का? भैया, तुम्हारे लिए क्या लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुमने इस काली लड़की से शादी कर ली? कॉलेज में तुम्हारे पीछे लड़कियां पागल हो रखी थी और तुम्हें पसंद आई तो ये काली कलूटी। अगर तू एक बार कहता कि तुझे शादी करनी है तो मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देती। तुझे इस काली कलूटी में क्या पसंद आया न जाने। बहुत हुआ तुम दोनों का काली कलूटी कहना। अब ये इस घर की बहू और मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता। मैं जानता हूँ कि इसका रंग दबा हुआ है पर इसके गुण उतने ही साफ सुथरे हैं। बहुत अच्छी लड़की है रीना। मैंने इसके रंग रूप से नहीं बल्कि इसके गुणों से शादी की है। तुम इसको बरत कर तो देखो, तुम भी इसके कायल हो जाओगे। मुझे ये काली कलूटी बहू स्वीकार नहीं है। तुझे अगर अपनी बहू के रूप में इसको रखना है तो रख, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। अरे बहू की मुंह दिखाई करने जब पड़ोसिन आएगी तो उनको मैं अपना मुंह क्या दिखाऊंगी? और मेरे सारे दोस्त मेरे कितने मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसी भाभी नहीं चाहिए। सुशील और अनीता रीना को देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपने अपने कमरे में चली जाती है। उन दोनों का स्वागत भी कोई नहीं करता। बेचारी रीना दरवाजे पर खड़ी हुई अपने स्वागत का इंतजार कर रही होती है। तभी सोनू चावल का कलश लेकर दहलीज पर रखता है और उसे गृह प्रवेश करने को कहता है। रीना उदास मन से गृह प्रवेश करती है। कुछ दिन बाद सोनू का फोन आता है और फोन सुनकर सोनू रीना से कहता है, रीना, मुझे कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी अभी अभी शादी हुई है और मम्मी और छोटी तुमसे नाराज रहती हैं, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। आप फिक्र क्यों करते हो जी? आप अपना काम देखिए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अगले दिन सोनू चला जाता है। शीला और अनीता जब सोनू को जाते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है और अपने मन में सोचती है कि अब तो रीना को घर से बाहर निकाल देंगे और दोनों उसको परेशान करना शुरू कर देती है। अरे बहू, कहाँ मर गई? आई माँ जी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। लाई माँ जी। रीना चाय लाकर देती है तो शीला कहती है, ये चाय बनाई है इतनी काली, तुझे चाय भी बनाने नहीं आती? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? अब तुझे चाय बनाना भी हम ही को सिखाना पड़ेगा। बस एक चाय मांगी थी, वो भी इतनी बेकार बनाई है। क्यों परेशान होती हो माँ? जैसे वो है वैसे ही तो चाय बनाई है। काली है तो काली ही चाय बनाएगी, गोरी थोड़ी बनेगी। माँ, आपके सर में दर्द था तो इसलिए थोड़ी कड़क चाय बनाई थी। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बहुत बखूबी आता है भाभी तुम्हें। चाय अच्छी नहीं बनी तो माँ के सिर के दर्द को बहाना बना दिया। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ये काम अनीता और रीना का अब रोज का हो चला। एक दिन रीना नहाकर तैयार हो रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी। तभी अनीता वहाँ पहुँच गई और बोली, अरे भाभी, इस काजल को लगाकर क्या करोगी? तुम्हारा रंग ही काजल जैसा है तो भला ये काला काजल तुम्हारी आंखों में क्या करेगा? रहने दो, बेकार में काजल बर्बाद हो जाएगा। काजल को भी तुम्हारा रंग देखकर शर्म आ जाएगी कि मैं इतना कम काला क्यों हूँ। अनीता को चुभने वाली बातें रीना बर्दाश्त करती चली जाती थी। उसको बहुत बुरा भी लगता था पर वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन की बात है, घर के आंगन में रीना को एक पर्चा मिला जिस पर फूड कंपटीशन लिखा हुआ था। जब वो उसे लेकर अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची तब अनीता अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, फूड कंपटीशन है, मुझे उसमें भाग लेना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू जरूर जीतेगी। वो तो मुझे भी पता है, पर मेरी एक दिक्कत है कि वहाँ पर जाने के लिए मुझे एक साथी की जरूरत होगी जो मुझे मिल नहीं रहा। फॉर्म भर दे, कोई ना कोई जरूर तेरे साथ आ जाएगा। अनीता फूड कंपटीशन के लिए फॉर्म भर देती है। रीना को फूड कंपटीशन में जाने की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए वो वेश बदलकर अपने चेहरे पर नकाब लगाकर और नाम बदलकर अनीता के साथ उसके साथी के रूप में चल पड़ती है। अनीता को ये नहीं पता होता है कि उसका जो साथी है वो उसकी भाभी है। अच्छा हुआ मुझे एक साथी मिल गया, अब इसकी सहायता से मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी।
खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर मुझे ननन जी को जिताना है। कंपटीशन शुरू होता है और रीना अनीता दोनों खाना बनाना शुरू करती है। रेसिपी का नाम होता है चीज ऑमलेट। अनीता जल्दी जल्दी ऑमलेट बनाती है, परंतु उसका ऑमलेट जल जाता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है, पर उसके पास अब समय भी नहीं होता। जब ये सब रीना देखती है तो वो जल्दी से चीज ऑमलेट बनाकर उसकी टेबल पर रख देती है। आपने अपना चीज ऑमलेट मुझे दे दिया। बात अच्छी रेसिपी की होनी है, तुम जीतो या मैं जीतूं, क्या फर्क पड़ता है। पर आप है कौन? जल्दी जाओ, कंपटीशन की रेसिपी का टाइम हो गया है। रीना जब अपना चीज ऑमलेट जज को खिलाती है तो जज को वो चीज ऑमलेट बहुत पसंद आता है और वो अनीता को विजय घोषित कर देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक से रीना का नकाब नीचे गिर जाता है और अनीता रीना को पहचान जाती है, पर वो उसको कुछ भी जाहिर नहीं करती। माँ, मैं कंपटीशन में जीत गई हूँ, पर मेरे कंपटीशन जीतने के पीछे मेरी भाभी का हाथ है। अगर ये मेरे साथ ना होती तो मेरा जीतना नामुमकिन होता। मैं कुछ समझी नहीं। अनीता सारी बात शीला को बताती है, जिससे सुनकर शीला बहुत खुश होती है और रीना को अपने गले से लगा लेती है। अनीता और शीला रीना को बहुत प्यार करने लगते हैं और अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।